अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12 बेटा, जो कि है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड है क्या? बायोलॉजिकल मेथड बेटा ऐसा मेथड, ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसके जरिए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जो भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अबाउट, उनको हल करना है, उनके बारे में हल तलाश करना है और उनको स्टडी करना है। अब ये जो स्टडी है बेसिकली ये बेस किसके ऊपर कर रही है? ये बेस बेटा करते हैं एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज पे। जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट से जो भी आपको डाटा मिलेगा उस बेस पे आप लोग हाइपोथेसिस को प्रूव करोगे और थ्योरी बनाओगे और लॉ बना के आप लोग क्या कर लोगे, इसको स्टडी कर लेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग बायोलॉजिकल मेथड के। तो बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी एक साइंस है, जो चाहे केमिस्ट्री है चाहे फिजिक्स है, वो एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। मतलब जो भी आपकी बुक्स के ऊपर केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायोलॉजी की बुक के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज लिखा हुआ है, एक खास वे में अरेंज किया गया है और खास वे के जरिए उसको निकाल के, उसको स्टडी करके आप लोगों के सामने, खास तौर पे रिसर्च करके आप लोगों के सामने ले आया गया। अब उसकी स्टडी आप लोगों ने करनी है, इजी आप लोगों के लिए रहेगा, लेकिन साइंटिस्ट की इनके पीछे मेहनत कितनी है वो सारी की सारी इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, जो साइंस है बेटा एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज होगा। तो साइंस क्या है? साइंस बेटा एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है ये, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? सेट ऑफ मेथडोलॉजीज यूज की जाती है, डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। उन डिफरेंट मेथड्स के जरिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इजीली अपनी प्रॉब्लम का, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल तलाश कर लेते हैं। तो ये असल में है क्या? इट कंटेन्स जो बायोलॉजिकल मेथड होगा, ये जो साइंटिफिक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? ये बेसिकली बेटा किसके ऊपर मुश्तमिल है? ये सेट ऑफ मेथडोलॉजीज पे मुश्तमिल है। सेट ऑफ मेथडोलॉजीज पे मुश्तमिल है ये। अब ये जो सेट ऑफ मेथडोलॉजीज है, ये बेस किसके ऊपर कर रही हैं? ये बेस बेटा कर रही है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस पे, या एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस के अलावा एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज पे। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही आगे आप लोगों का फर्दर जो है वो वर्क वो चलेगा, आगे थ्योरी और लॉ बनेगी, वगैरह हाइपोथेसिस तक कि आप लोग रहोगे। तो ये जो है बेटा असल में जो बायोलॉजिकल मेथड है, ये असल में बेस किसके ऊपर कर रहा है? बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस या इंक्वायरीज, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज पे ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसका सबसे जो पहला मेथड है वो क्या है? स्टार्ट ये कहां से होता है? स्टार्ट बेटा इसको किया जाता है ऑब्जर्वेशन से। जब जाहिर बात है कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको कहीं से जांचने की कोशिश करते हैं, उसको किसी से सुनते हैं, कहीं से आप लोग YouTube से वीडियो वगैरह देखते हैं, या अपने टीचर से सुनते हैं, बुक से देखते हैं, तो आप लोग उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को कोई ना कोई डाटा मिल जाएगा। तो सबसे जो पहला इसका स्टेप है वो कौन सा होगा बेटा? ऑब्जर्वेशंस का होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेथड है वो कौन सा है? ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस, जी। ऑब्जर्वेशंस बेटा कैसे की जाती हैं? ऑब्जर्वेशंस हमेशा जो है वो 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 जो सेंसेस हैं, उनके जरिए की जाती है। ऑलवेज मेड विथ 5 सेंसेस। किनके जरिए? 5 सेंसेस के जरिए हम लोग क्या करेंगे?
ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अब वो 5 सेंसेस हैं कौन सी, उन 5 सेंसेस की अगर हम लोग बेटा बात करें तो उसमें विजन आ जाती है, विजन के अलावा टेस्ट, टच, स्मेल और हियरिंग। ये 5 सेंसेस हैं बेटा, इनको यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करनी है, ऑब्जर्वेशंस करनी है। अब जाहिर बात है अगर कोई आदमी अंधा है, उसे नजर नहीं आ रहा, अगर कोई आदमी बहरा है, उसे सुन नहीं रहा, तो क्या वो ऑब्जर्वेशंस कर सकता है, क्या उन सेंसेस को वो यूज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे ये डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, डिपेंड बेटा करेंगे इनकी फंक्शनल एबिलिटीज के ऊपर। तो बेसिस किस पे कर रहे हैं, ये बेस किस पे करेंगी, ऑब्जर्वेशंस are based upon the functional abilities होंगी इन sensory organs की, based upon functional abilities of sensory organs। सेंसरी ऑर्गन्स की बेटा जो फंक्शनल एबिलिटीज होंगी उस पर डिपेंड करेंगी ऑब्जर्वेशंस हमारे। अब इनकी अगर टाइप्स की तरफ बेटा आए हम लोग, टाइप्स बेसिकली ऑब्जर्वेशंस की दो हैं, वो दो कौन कौन सी टाइप्स हैं उनकी तरफ आए हम लोग। अगर टाइप्स की हेडिंग देंगे हम लोग, टाइप्स बेसिकली बेटा दो हैं, कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरी है बेटा क्वांटिटेटिव। ये दो हैं। अब अक्सर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो इनमें हम लोग डिफरेंस एज इट इज यहां पे लिख लेंगे। जी पहला जो है बेटा एक तरफ हम लोग लिख लेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। जी अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। जो क्वालिटेटिव बेटा होती हैं ऑब्जर्वेशंस, ये बेटा होती हैं, इनको मेजर नहीं कर सकते हम लोग, दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स, they are not measurables। इनको बेटा मेजर नहीं किया जा सकता। जबकि जो क्वांटिटेटिव होंगी इनको क्या कह सकते हैं हम लोग, दे आर मेजरेबल। इनको मेजर किया जा सकता है। इनको बेटा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ नंबर, cannot recorded in term of numbers। जबकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होंगी इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है इन टर्म ऑफ नंबर, recorded in term of numbers। जी उसके अलावा एग्जांपल्स की तरफ अगर आ जाए हम लोग बेटा, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वालिटी हम लोग कह देते हैं कि किसी भी पानी का अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखें, मेल्टिंग पॉइंट देखें, या उसका हम लोग कह देते हैं पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी का बेटा वो कोल्डर होता है देन द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब इसमें बताया नहीं गया है, उसको कोई क्वांटिटी नहीं दी गई, इसको कोई नंबर नहीं दिया गया, जस्ट ये बता दिया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर होगा देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जबकि क्वांटिटेटिव में हम लोग बता दें कि फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो बेटा होगा ऑफ वाटर is colder than boiling point
ऑफ वाटर, ठीक है। जबकि इधर अगर हम लोग बात करें तो इधर हम लोग इनको के नंबर दे देंगे। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों ने बेटा याद रखना है, किसका, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का। अब नेक्स्ट वन अगर आ जाए हम लोग, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को से जो भी डाटा मिलेगा, साइंटिस्ट क्या करेगा, उस डाटा को बेटा इकट्ठा करेगा और एक स्टेटमेंट बना देगा, ऑर्गेनाइज करेगा टू मेक ए स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, वो है बेटा हाइपोथेसिस, जो कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की। तो यहां से मिलने वाला जो डाटा होगा, साइंटिस्ट बेटा क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा द डाटा, डाटा को उसने क्या करना है बेटा, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करके टू फॉर्म ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बना देगा। उस स्टेटमेंट को कहते क्या है हम लोग, वो स्टेटमेंट बेटा कहलाएगी हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये जो हाइपोथेसिस होगी, ये हाइपोथेसिस जो है बेटा, ये इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये है बेटा टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशंस की, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। तो ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। जो भी बेटा डाटा इनसे मिला था ऑब्जर्वेशन से, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया और एक स्टेटमेंट बना दी। उस स्टेटमेंट को हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, खुद से प्रोड्यूस किया गया आइडिया, खुद से जनरेट किया गया आइडिया। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिली थी, डाटा मिला था, लेकिन अपनी वर्डिंग में उसको क्या कर दिया आप लोगों ने, एक स्टेटमेंट बना दिया है। वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है बेटा, उसको हम लोग हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। अब हाइपोथेसिस को लिखने के कुछ ना कुछ तरीके हैं। सारी बात आपने स्टेटमेंट बनानी है, उस स्टेटमेंट को लिखने के कुछ ना कुछ वेज होंगे। वो वेज को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ये आज का जो लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 12 का ए पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, ऑब्जर्वेशन की टाइप्स डिफरेंट पढ़ी, हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस के आगे फॉर्मुलेशन कैसे होती है बेटा, उसके डिफरेंट वेज कौन से हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, और उसके अलावा अदर वेज भी होते हैं, वो कैसे हम लोग करेंगे, वो उनकी कैसे स्टडी की जाती है, और उसके अलावा आगे थ्योरी और लॉ की फॉर्मेशन कैसे होती है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी लेक्चर का जो बी पार्ट होगा उसके अंदर स्टडी करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बेटा याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा मेरा, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे प्री फर्स्ट ईयर के, उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि अभी वो इनिशियल स्टेजेस पे हैं, फर्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं। तो इनको गौर से सुनिएगा बेटा। अगर कोई आप लोगों को बात अच्छी लगे या कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।